गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू बीएससी ऑनलाइन क्लासेस। मैं संदीप कुमार आपका दोस्त। चलिए मैं फिर से आपको एडजेक्टिव से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ाता हूँ और इस कंटिन्यूड सीरीज में जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो बाकी बचे इसके हिस्से हैं उनको कवर करेंगे और इसके बाद ही हम एप्लीकेशन, कंपैरिजन, पोजीशन और फिर जाकर के क्वेश्चंस की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इस सीरीज में। जो अब बारी आती है आपकी, अभी तक हम लोगों ने किसके किसके बारे में बात कर लिया है, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव और एट द सेम टाइम हम लोगों ने एक और के बारे में हमने डिस्कस किया है, जो कौन सा है, एडजेक्टिव, न्यूमेरल एडजेक्टिव। तो चलिए हम लोग चौथे एडजेक्टिव के बारे में डिस्कस करते हैं और उस चौथे एडजेक्टिव का नाम है आपका एब्सोल्यूट एडजेक्टिव। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव को आप डिग्रीलेस एडजेक्टिव भी कह के बुला सकते हो, डिग्रीलेस एडजेक्टिव भी कह के बुला सकते हो, या इसी को आप नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव भी कह के बुला सकते हो। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स भी कह के बुला सकते हो। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एब्सोल्यूट, बिकॉज ऑल दीज एडजेक्टिव्स विल बी इन द एब्सोल्यूट फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप ऐसे एडजेक्टिव्स पर नजर डालोगे तो देखने से आपको ये एडजेक्टिव्स लगेंगे कि जैसे कि पॉजिटिव डिग्री में लिखा गया हो, लेकिन जब आप इसके मीनिंग पर जाएंगे तब जाकर के आपको पता चलेगा कि ये अपने आप में हाईएस्ट डिग्री का मीनिंग रखते हैं, अर्थात दिखता पॉजिटिव जैसा है लेकिन मीनिंग रखता है ये सुपरलेटिव का। और ऐसे एडजेक्टिव्स को जब आप डिफाइन करिएगा तो क्या करिएगा, द एडजेक्टिव्स that seems to be in, adjectives that seem to be in positive degree but keeps the meaning of meaning of superlative degree। ऐसे एडजेक्टिव आपको दिखेंगे पॉजिटिव जैसे, लेकिन ये अपने आप में मीनिंग जो रखेंगे, ये क्या रखेंगे, सुपरलेटिव डिग्री का मीनिंग रखेंगे। फॉर एग्जांपल देख लो आप, अगर मैं आपसे बात करता हूं यूनिक के बारे में बात करता हूं, या कि मैं आइडियल के बारे में बात करता हूं, या मैं कंप्लीट के बारे में बात करता हूं, कंप्लीट, फुल, राउंड, इम्पॉसिबल, इनकॉरिजिबल, एक्सट्रीम, रेक्टेंगुलर, डेड, ब्लू, मंथली, ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, परफेक्ट, अनमैच्ड, अनपैरेलल्ड, सोलर, लूनर। देखो इस तरह से इतने सारे एडजेक्टिव्स को जो हमने लिखे, इन एडजेक्टिव्स पे जरा आप गौर करके देखो। ऐसे एडजेक्टिव्स में न तो आपके लास्ट में ईआर लगे हुए हैं, न ही एडजेक्टिव्स के शुरू में आपका मोर लगा हुआ है कि आप इसे कंपैरेटिव समझोगे, और ना ही इसके अंत में ईएसटी या कि इसके शुरू में मोस्ट का प्रयोग किया गया है, जिसे देख करके आप इसे क्या समझोगे, सुपरलेटिव समझोगे। और जब आप इस पर नजर डालते हो तो आपको यह लगता है कि इसमें ना तो ईयर का कॉम्बिनेशन है, ना ही ईएसटी का कॉम्बिनेशन है, ना ही मोर का कॉम्बिनेशन है और ना ही मोस्ट का कॉम्बिनेशन है।
इसका मतलब क्या वो हो ना हो ये सारे एडजेक्टिव्स मेरे पॉजिटिव डिग्री के होंगे, लेकिन बात ऐसी नहीं है। ये दिखते आपको पॉजिटिव जैसे हैं, लेकिन अपने आप में जो है कि ये किस फॉर्म में है, एब्सोल्यूट फॉर्म में है। अब इसके डिग्री को आप घटा बढ़ा नहीं सकते, बल्कि जब कभी भी आपको यूज करेंगे तो ये सेंटेंस जो आपको मीनिंग देगा, मीनिंग कैसा देगा आपको, सेंटेंस अपने आप में जो है कि सुपरलेटिव डिग्री का मीनिंग देगा। ठीक है, अब जैसे देख लो, अगर मैं कहता हूं दिस इज अ यूनिक पेन, ये जो है यूनिक पेन है। अगर दूसरी कोई कलम है तो आप ये नहीं कह सकते हो वो कलम इससे भी ज्यादा यूनिक है, क्योंकि जो यूनिक है अपने आप में अनमैच्ड है, जो परफेक्ट है वो परफेक्ट है, जो इम्पॉसिबल है वो इम्पॉसिबल है, और इसके डिग्री को कम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि देयर इज अ पेशेंट एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल। एक पेशेंट है हॉस्पिटल में एडमिटेड है, और एक सर्टेन इंटरवल के बाद, आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल द पेशेंट डाइज। सर्टेन इंटरवल के बाद पेशेंट की मौत हो जाती है। और इस तरह से अगर मान लीजिएगा कि 3-3 पेशेंट हैं, तब आप क्या कहिएगा, आप ये नहीं कर सकते। अगर आप कहते हैं कि डेड के बारे में अगर आप बात करिएगा कि डेड का मतलब क्या हुआ, मृत, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये पेशेंट मरा हुआ है, वो पेशेंट उससे भी ज्यादा मरा हुआ है, और ये पेशेंट तो सबसे ज्यादा मरा हुआ है। इस तरह नहीं बोल सकते, क्योंकि जिसके प्राण पखेरु उड़ गए वो तो मरा हुआ साबित होगा ही होगा। तो जरा बताइए कि इसका डिग्री आप कैसे कम कर पाएंगे, इसका डिग्री आप नहीं घटा बढ़ा सकते, अर्थात ये अपने आप में क्या है, आपके एब्सोल्यूट फॉर्म में है। जैसे देख लो, किसी चीज को अगर आप राउंड कहते हो, ये गोल है तभी तो ये राउंड कहला रहा ना। अगर इसके डिग्री को घटा बढ़ा दो या इसका कोई भी हिस्सा काट लो तो फिर ये राउंड बचेगा कहां से। अगर आप किसी भी फिगर को अगर आप कहते हो रेक्टेंगुलर है ये, या कि ये स्क्वायर है, या कि ये ट्रायंगुलर है, 3 भुजाओं से घिरा हुआ है, तभी तो ये आपका त्रिभुज कहला रहा ना। तो इसके भी डिग्री को कम नहीं कर सकते, सर्कुलर को घटा नहीं सकते आप। ठीक है, अगर आप ये कहते हो द ग्लास इज एम्प्टी, द ग्लास इज एम्प्टी, ग्लास जो है खाली है, जब कुछ है ही नहीं, इसीलिए तो आप कह रहे हो कि ग्लास क्या है, खाली है। अगर आप कहते हो द ग्लास इज फुल, तो ये देख लो क्या कि फुल है तो फुल है, थोड़ा सा भी अगर इससे छलका दोगे तो क्या होगा, इसकी डिग्री घट जाएगी, तब ये फुल थोड़े ना कहलाएगा आपको। तो अर्थात आप ये कह सकते हो कि ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो देखने से आपको लग रहा है कि ये पॉजिटिव डिग्री का है, लेकिन अपने आप में ये मीनिंग कैसा रखा हुआ है, ये आपको सुपरलेटिव का मीनिंग रखा हुआ है। तब आप कहोगे ठीक है सर, मैंने तो पहचान लिया, लेकिन इसको यूसेज के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, एग्जाम्स में जब सवाल पूछे जाते हैं तो किन बिंदुओं को हमें जो है कि क्या करना है, कि हमें ख्याल रखना है कि क्या गलती हमें नहीं करनी है। तो ऐसे एडजेक्टिव्स के साथ आप ध्यान रखना कि जब ये अपने आप में ही ये सुपरलेटिव डिग्री का मीनिंग रख रहे हैं, जब ये अपने आप में ही सुपरलेटिव डिग्री के मीनिंग को अगर ये कैरी करते हैं, तो आप ये जान लो कि दोबारा इसको सुपरलेटिव बनाने के लिए आप सोचोगे कि ऐसे एडजेक्टिव के शुरू में या तो मैं मोस्ट का अप्लाई कर दूं, या ऐसे एडजेक्टिव के लास्ट में अगर मैं ईएसटी लगा दूं तो ये भी आपका गलत होगा, ये भी आपका गलत होगा। या ऐसे एडजेक्टिव्स में आप ईआर लगा करके कंपैरेटिव बनाने की कोशिश करोगे, या कि आप ईएसटी लगा करके सुपरलेटिव बनाने की कोशिश करोगे, तो आपके ये दोनों ही प्रयास विफल होंगे। योर स्टेटमेंट्स विल बी इनकरेक्ट, आपके जो स्टेटमेंट्स होंगे ये बिल्कुल आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे, ये करेक्ट नहीं होंगे। और एग्जाम्स में इसी तरह का आपको जो कि सवाल पूछा जाएगा, आपको क्या करेगा, जबरदस्ती इन सभी एडजेक्टिव्स के साथ में या तो मोर मोस्ट जोड़ करके प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे, या जबरदस्ती आपको क्या करेगा, इसमें ईआर या ईएसटी जोड़ करके प्रॉब्लम दिए जाएंगे। तो आप केयरफुल रहना, जहां कहीं भी ऐसे शब्दों के साथ आपको ये सारी चीजें देखने को मिले, सोच लेना जो कि एरर हैज क्रैप्ड into that part of the sentence, you have to tick that part only। ये तो हो गई एब्सोल्यूट एडजेक्टिव की बात। अब चलो देखो, अब हम लोग बात करते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं। पोसेसिव एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं। इसको हिंदी में अगर आप कहोगे तो क्या कहोगे, आप इसे संबंधवाचक विशेषण कहोगे, इसे आप संबंधवाचक विशेषण कहोगे। और इसके अगर हम कंसेप्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ये पोसेसिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं दोस्त, ये आपके पर्सनल प्रोनाउन से ही इसका निर्माण होता है। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन से ही निर्माण होता है, तो आप इसे कह सकते हो द एडजेक्टिव्स डिराइव्ड फ्रॉम पर्सनल प्रोनाउन, द एडजेक्टिव्स डिराइव्ड फ्रॉम द पर्सनल प्रोनाउन, from the personal pronoun
पर्सनल प्रोनाउन आर कॉल्ड पोसेसिव एडजेक्टिव्स, आर कॉल्ड पोसेसिव एडजेक्टिव्स। पोसेसिव प्रोनाउन से जिसका निर्माण होता है ऐसे ही एडजेक्टिव्स आपके किस नाम से जाने जाते हैं? पोसेसिव एडजेक्टिव्स के नाम से जाने जाते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन के बारे में अगर मैं बात करूं तो पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन में आपके क्या क्या आ रहे हैं? आई और वी। अगर मैं सेकंड पर्सन के बारे में बात करूं तो आप क्या कहोगे? सर यू आता है। और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के बारे में बात करूं तो ही है आपके पास, इसके बाद देख लो शी है, सिंगुलर नंबर में फिर आपका इट है, और इसी के प्लूरल नंबर में आपके पास क्या है? दे है। तो अब ये देखो ये पर्सनल प्रोनाउन है। अगर आपको ये कहेगा कोई कि बता दो कि ये पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, तो व्हाट वुड बी योर आंसर? योर आंसर शुड बी द प्रोनाउंस यूज्ड फॉर ऑल द थ्री पर्सन्स। ऐसे प्रोनाउंस जो तीनों ही पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तीन पर्सन मेरा कहने से मतलब क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन से किस बात का पता चलता है आपको? स्पीकर के होने का पता चलता है, इस पर स्पीकर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलता है। सेकंड पर्सन आप किसको कहते हैं? लिसनर को आप सेकंड पर्सन कहते हैं। एंड द पर्सन और थिंग्स वी टॉक अबाउट, ठीक है, वो क्या हो गया आपको? थर्ड पर्सन। अगर उसकी संख्या एक है तो आप क्या करते हो? पुरुष का सूचक है तो ही का इस्तेमाल करते हो, स्त्री का सूचक है तो शी का इस्तेमाल करते हो, और अगर लाइफलेस बीइंग्स होते हैं तो उसके लिए इट का इस्तेमाल करते हो। और जब चाहे व्यक्ति हो या वस्तु हो, सजीव हो या निर्जीव हो, अगर उसकी संख्या एक से ज्यादा हो जाती है यानी कि वो प्लूरल नंबर में चले जाते हैं, तो वैसे ही नाउन्स के लिए आप क्या करते हो? प्रोनाउंस के तौर पर आप दे का इस्तेमाल करते हो। तो ये तो हो गया आपके पर्सनल प्रोनाउन। और ये फॉर्म जो देख रहे हो पर्सनल प्रोनाउन का, जब आप लोगों ने नाउन पढ़ा होगा तो नाउन में जो हमारे काउंटर पार्ट्स हैं वो आपको बताए होंगे कि प्रोनाउंस का ये फॉर्म आपके सब्जेक्ट बनने के काम आते हैं। जब आप आई से मी कर लेते हो तो ये आपके क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट बनने के काम आते हैं। वी से आप अस कर लेते हो, यू का दोनों जगह फॉर्म एक जैसा है। ही को आप हिम में चेंज कर लेते हो, शी को हर बना लेते हो, इट को ऑब्जेक्टिव केस में भी इट लिखते हो आप, और दे के बदले आप क्या लिखते हो? देम। ये तो हो गए जब आप इसे ऑब्जेक्ट्स के रूप में यूज करना चाहते हो तब। अब बारी है पोसेसिव एडजेक्टिव्स के रूप में जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये आई कन्वर्ट होकर के किस में चला जाएगा? माई। वी से आप क्या बनाओगे? आवर, और यू से क्या बनाओगे आप? योर। और इसके बाद देख लो ही से क्या बनाओगे आप? हिज। और फिर शी से आपका हर में ही रहेगा, और इट से आप इट्स बनाओगे, और दे से आप क्या बनाओगे? आप देयर, आप देयर बनाओगे। तो इस तरह से ये जो फॉर्म निकल करके आया ये है आपके पोसेसिव एडजेक्टिव के फॉर्म। एट द सेम टाइम आपके मन में ये चल रहा होगा कि सर अगर आपने इसे पोसेसिव एडजेक्टिव कहा तो इसे हम क्या कहेंगे, क्योंकि ये भी तो पोसेसिव फॉर्म है माइन। आवर से अगर हम आवर्स लिखते हैं तो ये भी पोसेसिव फॉर्म है। अगर मैं योर्स अगर योर्स लिखता हूं तो ये भी आपके पोसेसिव फॉर्म्स हैं। हीज को अगर हीज के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाए तो पोसेसिव फॉर्म्स के जैसा बिहेव करता है। हर के बदले अगर आप देखते हो तो हर्स लिखते हो, इट्स को इट्स में ही रहने देते हो, और देयर के बदले आप क्या कर लेते हो? देयर्स कर लेते हो। अगर इसके बारे में अगर आप पूछते हो मेरे से तो मैं क्या कहूंगा कि ये आपके पोसेसिव एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन ये क्या है? आपके पोसेसिव प्रोनाउंस हैं। और जब प्रोनाउन सेक्शंस में आपकी चर्चा होगी प्रोनाउन के बारे में, जब हम लोग बात करेंगे तो फिर इस रूप के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने में भी ये आपको जरूरत पड़ेगी। बट प्रेजेंटली वी आर इन कंटेक्स्ट विद द टर्म पोसेसिव एडजेक्टिव एंड दीज आर योर पोसेसिव एडजेक्टिव्स। अब देखो, अब अगर हम पोसेसिव एडजेक्टिव्स के बारे में अगर हम लिखना चाहें, पोसेसिव एडजेक्टिव्स के बारे में अगर हम लिखना चाहें तो अब क्या क्या आ गए आपके पास जो पर्सनल प्रोनाउन से बने हैं? आपका माई हो गया, वी से क्या बनाया था आपने? आवर। यू से क्या बनाया आपने? योर। ही से क्या बनाया आपने? हिज। हिज। शी से क्या बनाया था आपने? हर। इट से क्या बनाया आपने? इट्स। और देयर से आपने क्या बनाया? देयर्स। देखो दोस्त, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? आपके पोसेसिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। अगर ये एडजेक्टिव्स हैं तो मैंने आपको एडजेक्टिव्स के शुरू में ही आपको कहा था कि जिस किसी भी शब्द को नाउन से पहले ऐड किया जा सकता है वो सारे के सारे क्या होंगे? हमारे एडजेक्टिव्स होंगे। चूंकि ये संबंध बतलाने का काम करेगा इसलिए हमने इसे किस नाम से बुलाया है? संबंधवाचक विशेषण के नाम से बुलाया है। अर्थात इसके बगल में आपको नाउन को प्लेस करना ही पड़ेगा। ठीक है, नाउन को हम प्लेस करेंगे। अब इसके बारे में देखो लिटिल इंफॉर्मेशन अगर हम लोग पॉइंट वाइज अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे कि पोसेसिव एडजेक्टिव्स आर ऑलवेज यूज्ड विद द नाउन्स।
इसका मतलब क्या हुआ, इफ देयर इज नो नाउन इन द सेंटेंस यू कैन नेवर यूज पोसेसिव एडजेक्टिव्स बिफोर देम। मतलब क्या हुआ, अगर सेंटेंस में नाउन की उपस्थिति है ही नहीं तो आप कभी भी किसी भी कंटेक्स्ट में आप पोसेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर ही नहीं पाओगे। अर्थात जब कभी भी आपको पोसेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको नाउन की उपस्थिति दर्ज करानी 100% आपके लिए जरूरी है। इसके लिए 100% जरूरी है तो आप इसके बारे में क्या लिखोगे, दे आर ऑलवेज यूज्ड, दे आर ऑलवेज यूज्ड, दे आर ऑलवेज यूज्ड before the nouns, before and with the nouns, with the nouns। नाउन से पहले प्रयोग किया जाता है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि नाउन के साथ में इसका प्रयोग हमेशा किया जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट हुआ आपका। दूसरा देखो कि जब ऐसे एडजेक्टिव्स के बाद में अगर आपके नाउन आते हैं तब नाउन का नंबर क्या होगा। आप ये भी जानना चाहोगे कि सर ठीक है, पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद आपने क्या कहा, पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद आपने कहा कि इसके बाद 100% आपका नाउन आना जरूरी है। तो नाउन हमारे कैसे कैसे आ सकते हैं। नाउन आपके जो कि काउंटेबल में सिंगुलर नाउन को भी आप ला सकते हो, यहाँ पर आप प्लूरल नाउन को भी ला सकते हो, और यहाँ पर एट द सेम टाइम आप अनकाउंटेबल नाउन को भी ला सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, नाउन की प्रकृति यहाँ कुछ भी हो सकती है, सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो थर्ड पॉइंट। ठीक है, पोसेसिव एडजेक्टिव्स के बाद हमेशा तो हमारे नाउन्स होंगे ही होंगे। क्या इन सभी नाउन्स के साथ कभी भी हम किसी भी कंटेक्स्ट में क्या किसी आर्टिकल्स का प्रयोग किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। गलती से भी आप इसके साथ कभी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करना। तो क्या कहोगे, वी नेवर यूज, वी कैन नेवर यूज, वी कैन नेवर यूज, वी कैन नेवर यूज एनी आर्टिकल्स, we can never use any articles with the nouns after possessive adjective, पोसेसिव एडजेक्टिव। कभी भी हम उस नाउन के लिए हम किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग करते ही नहीं हैं। आप गलती से भी इसका प्रयोग नहीं करना, ना ही पोसेसिव एडजेक्टिव से पहले करना, ना ही पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद करना, भले ही आपका नाउन सिंगुलर और काउंटेबल क्यों ना हो। अर्थात आप क्या कहोगे, ना हम कभी ए का प्रयोग कर सकते हैं, ना ही कभी हम एन का प्रयोग कर सकते हैं, और ना ही कभी हम दी का प्रयोग कर सकते हैं। देख लो, ये तो 3 पॉइंट हुआ। एक पॉइंट और ध्यान में रखना आप, चौथा पॉइंट भी आप ध्यान में रखना। आप ये कहोगे कि ठीक है सर, आपने पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन को सिंगुलर नंबर में रखा, नाउन को प्लूरल नंबर में रखा और नाउन को अनकाउंटेबल नाउन में रखा। अब आप कहोगे सर ऐसा नहीं हो सकता है, अभी तो आपने जो है कि प्रेडिकेटिव पार्ट में जो है कि आपने क्या किया है, पोसेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया है। अगर हम ये चाहेंगे तो क्या ये पोसेसिव एडजेक्टिव और नाउन दोनों मिलकर के वाक्य का सब्जेक्ट बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है। और जब आप पोसेसिव एडजेक्टिव और नाउन को उठा करके वाक्य का सब्जेक्ट बनाओगे आप, तो अब सवाल आता है कि इसके बगल वाला वर्ब सिंगुलर आप रखोगे कि प्लूरल रखोगे। तो ध्यान रखना कि अगर नाउन को आपने सिंगुलर नंबर में रखा है तो आपके वर्ब सिंगुलर होंगे, और अगर आपने नाउन को अगर आपने प्लूरल फॉर्म में रखा है तो आपके वर्ब भी क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे। चलो, तो अगर हम चौथा अगर इंफॉर्मेशन लिखेंगे तो क्या कहेंगे, इफ पोसेसिव एडजेक्टिव, इफ पोसेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव with the noun, with the noun, with the noun becomes the subject of the sentence, becomes the subject of the sentence, of the sentence, of the sentence, the verb goes according to the number of noun, according to the number of noun। देखो यहां पर तो हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ इंफॉर्मेशन लिख लिए कि आप इसको यूज करने के क्रम में जो है कि ये 4 इंफॉर्मेशन को ध्यान में लेकर के चलना। चलो अब इसको यूज करके सेंटेंस में यूज करके दिखाते हैं। अगर मैं कहता हूं, जैसे देख लो, अगर मैं ये कहने जा रहा हूं कि यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, तो अब यहां पर देखो ये फ्रेंड जो है आपके कॉमन नाउन्स हैं,
कॉमन नाउन है, और ये देख लो ये किस नंबर में है, आपके सिंगुलर नंबर में है। सिंगुलर नंबर में है तब भी अगर आप सोचोगे कि यहाँ पर या कि पोसेसिव एडजेक्टिव से पहले पोसेसिव एडजेक्टिव आपके यहाँ है, या कि इस जगह पर अगर हम आर्टिकल्स ए एन या कि दी का प्रयोग करना चाहेंगे तो ये बिल्कुल ही गलत होगा दोस्त। न यहाँ डायरेक्ट नाउन से पहले प्रयोग कर सकते हो, ना ही आप इस एडजेक्टिव से पहले प्रयोग कर सकते हो। अर्थात आप ऐसी जगहों पर जो कि आर्टिकल्स का प्रयोग कभी आप कर ही नहीं सकते हो। तो सबसे पहली बात तो हो गई कि पोसेसिव एडजेक्टिव्स के साथ आने वाले नाउन अपने साथ कभी भी किसी भी प्रकार के आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं, भले ही नाउन आपका सिंगुलर और काउंटेबल क्यों ना हो जाए। ठीक है, दूसरा देख लो, अगर मैं ऐसा लिखता कि यू आर माई फ्रेंड्स। अब यहां पर देखो मैंने लिखा फ्रेंड को प्लूरल नंबर में लिखा, क्योंकि आपका मतलब तुम भी होता है, तुम लोग भी होता है, आप लोग भी होता है, तो तुम लोग भी होता है। तो यहां पर यू को तो प्लूरल मानते हो, प्लूरल वर्ब के साथ आप इस्तेमाल करते हो। तो यहां पर देख लो कि मैं जो कहना चाह रहा हूं, आप सब के सब मेरे दोस्त हो, आपकी संख्या मोर देन 1 है। और यहां पर देख लो फ्रेंड्स आपका किस नंबर में है, प्लूरल नंबर में है। तो आप सोचोगे कि यहां पर भी अगर हम या कि इस माई के जगह पर भी अगर हम आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे दोस्त, तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। नो आर्टिकल्स यहां पर भी अप्लाई करोगे, और नो आर्टिकल्स आप यहां पर भी अप्लाई करोगे। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं दिस इज माई लैंड, अगर मैं लिखता हूं दिस इज माई लैंड, तो जरा सोच करके देखो ये लैंड जो है आपके क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है तो यहां पर भी सोचोगे कि हम आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे तो नहीं कर सकते आप, और यहां पर भी आर्टिकल्स का प्रयोग करना चाहोगे तो क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते हो आप जान गए कि पोसेसिव एडजेक्टिव नाउन के साथ प्रयोग में आते हैं, बिना किसी आर्टिकल्स के आते हैं। ठीक है, आपने लिख लिया। और आने वाले नाउन सिंगुलर नंबर में भी हो सकते हैं, प्लूरल नंबर में भी हो सकते हैं, और आपके अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। अब चलो, अब हम लोग देखते हैं मैंने क्या लिखा था, इफ पोसेसिव एडजेक्टिव विद द नाउन बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जरा देख लो, अगर मैं लिखता हूं योर फ्यूचर इज ब्राइट, तो देख लो इस सेंटेंस का मतलब क्या निकला, आपका भविष्य उज्जवल है। अगर मैं लिखता हूं हर चिल्ड्रेन आर नॉटी, उनके जो बच्चे हैं वो बड़े नटखट हैं। अगर मैं ये लिखता हूं कि जैसे देख लो आवर कंट्री इज ग्रेट, हमारा देश महान है। तो आप क्या देख रहे हो, आवर आपका पोसेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद देखो कंट्री क्या है, काउंटेबल नाउन, लेकिन ये सिंगुलर नंबर में है। यहां पर देखो चिल्ड्रेन काउंटेबल नाउन लेकिन प्लूरल नंबर में है। और यहां पर देख लो फ्यूचर भविष्य जो कि अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल को आप हमेशा क्या मान करके चलते हो, सिंगुलर मान करके चलते हो। तो आपका सब्जेक्ट यहां पर कभी सिंगुलर है, कभी प्लूरल है, तो कभी काउंटेबल में सिंगुलर है। लेकिन वर्ब पे अगर आप नजर डालो तो वर्ब में क्या देख रहे हो, नाउन अनकाउंटेबल जिसे सिंगुलर माना जाता है, देख लो वर्ब आपके क्या है, सिंगुलर नंबर में है। चिल्ड्रेन आपका प्लूरल है तो यहां पर देख लो वर्ब भी आपके क्या है, प्लूरल है। और इसके बाद देख लो आवर जो आप यहां देख रहे हो, आवर के बगल में यहां पर कंट्री आपके सिंगुलर नंबर में है, तो यहां पर देखो क्या कि वर्ब भी आपके क्या है, सिंगुलर नंबर में है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या देखा, पर्सनल प्रोनाउन से हमने क्या किया, पोसेसिव एडजेक्टिव का फॉर्मेशन किया। और इसमें हमने सावधानी क्या बरती, इसका प्रयोग जब कभी भी होगा हमें नाउन के साथ में इसका प्रयोग करना होगा, किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग हम नहीं करेंगे। इफ पोसेसिव एडजेक्टिव विद द नाउन बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, द वर्ब गोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ योर नाउन। इफ योर नाउन इज सिंगुलर यू हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब, एंड इफ योर नाउन इज प्लूरल यू हैव टू यूज प्लूरल वर्ब। तो ये तो बात हो गई दोस्त हमारे पोसेसिव एडजेक्टिव्स के बारे में। अब चलो, अब हम लोग देखते हैं इसी पोसेसिव एडजेक्टिव को अगर हम एम्फसाइज करने का काम करते हैं। एम्फसाइज का मतलब क्या हुआ, जोरदार बनाना। जोरदार बनाने का मतलब क्या हो गया, उस चीज पर जोर डालना, दबाव डालना। जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो देखिए अगला जो बारी है हमारी वो क्या है, आपका पांचवा अगर हम बात करें, या नंबर में क्या है वो आप देख लेना, पांचवा है कि ये छठा है। तो अब देखो, अब जो हमारी बारी है ये किसकी बारी है, एम्फेटिक एडजेक्टिव। अगर हम एम्फेटिक एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं, एम्फेटिक एडजेक्टिव कह लो, या तो आप क्या कहोगे, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, जोर डालने वाले जो विशेषण है, यानी इसी को हिंदी में क्या कहोगे आप, जोरदार विशेषण।
जोरदार विशेषण, जोर डालने वाले जो विशेषण होंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जोरदार विशेषण कहेंगे। और इस कंटेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे दो के बारे में, एक हो जाएगा आपका ओन और दूसरा क्या हो जाएगा आपका वेरी। ठीक है, एक होगा ओन और दूसरा अर्थ क्या, दूसरा किसका यूज करोगे आप, वेरी का यूज करोगे। अब देखो दोनों का यूसेज, दोनों का यूसेज अगर आप देखोगे तो आप क्या कहोगे, ओन। ओन क्या करता है, ठीक है, emphasizes the noun, emphasizes the possessive adjective before। मतलब क्या हुआ, ओन क्या करता है, जहां पर भी ओन का प्रयोग हुआ है उससे पहले जो आपके पोसेसिव एडजेक्टिव यूज हुए हैं उस पोसेसिव एडजेक्टिव पर अगर आपको जोर डालना होगा तो आप किसका प्रयोग कर लो, ऑन का प्रयोग कर लो। और अगर हम वेरी के बारे में बात करेंगे तो वेरी के बारे में आप क्या कहोगे कि पोसेसिव, ये देखो जहां पर भी वेरी का प्रयोग हुआ है इसके बाद जो आपके नाउन आएंगे उस नाउन पर अगर आपको जोर डालना है तो आप किसका प्रयोग करोगे, वेरी का प्रयोग करोगे। तो क्या कहोगे इसको, एम्फेसाइजेस द नाउन, एम्फेसाइजेस द नाउन आफ्टर इट। मतलब क्या हुआ, जहां कहीं भी वेरी का प्रयोग होगा इसके बगल वाले जो आपके नाउन होंगे उस पर अगर आपको एम्फेसाइज करना है, जोर डालना है तो आप किसका प्रयोग कर लोगे, वेरी का प्रयोग कर लोगे। जैसे देखो इसको हम यूज करके देखते हैं, अगर आप कहते हो दिस इज माई हाउस, तो आप नॉर्मल स्टेटमेंट्स मेकिंग कर रहे हो, आप कह रहे हो कि ये जो है मेरा घर है। ठीक है, अगर सामने वाला डाउट करता है तो वो कहेगा ना तुम्हारा घर है, तब जाकर के आपको क्या करना होगा, एम्फसाइज करके ये बात कहनी होगी ये मेरा ही घर है। आई एम नॉट लिविंग इन अ रेंटेड हाउस बट दिस इज माई ओन हाउस, ये मेरा ही घर है। तो आप जोर किस पे डाल रहे हो, मेरा ही। तो यहां पर देखो इसी सेंटेंस को जब आप एम्फसाइज करके लिखते हो तो आप क्या लिखते हो, दिस इज माई ओन हाउस, दिस इज माई ओन हाउस, ये मेरा ही घर है। तो देख लो ओन क्या क्या है, अपने से पहले जो पोसेसिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग हुआ है इस पर जोर डालने का काम कर रहा है। ठीक है, अब जैसे देखिए कि मान लीजिए कि मैं एक बच्चे के साथ टहल रहा हूं, आप मेरे दोस्त हो, रास्ते में आपसे मेरी मुलाकात हो गई। ठीक है, अगर बोलेगा ये किसका बच्चा है, ठीक है, तो मैंने आंसर किया कि ये मेरा बच्चा है। बोला है तुम तो काले कलूटे दिखते हो भाई, तेरा बच्चा तो देख रहा हूं कि गोरा दिख रहा है, तेरा बच्चा या किसी और का है। तब मैं जोर डाल करके उसको क्या कहूंगा, नहीं बे ये मेरा ही बच्चा है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा ही। फिर वहां पर मैंने क्या किया, मेरा मेरी पर मैं क्या करने जा रहा हूं, एम्फसाइज करने जा रहा हूं, जोर डालने जा रहा हूं। तब जाकर के क्या कहूंगा, अगर मैंने कहा दिस इज माई चाइल्ड, तो ये क्या हुआ, आपका जनरल स्टेटमेंट हुआ। लेकिन अगर आप ये कहोगे दिस इज माई ओन चाइल्ड, इसका मतलब क्या, ये मेरा ही बच्चा है। तो यहां पर देखो ये ओन क्या क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव पर जोर डालने का काम किया है। तो आप कह सकते हो कि ओन का प्रयोग जब कभी भी हम पोसेसिव एडजेक्टिव्स के रूप में करेंगे, अगर कभी भी हम ओन का प्रयोग इंफेटिक एडजेक्टिव के रूप में करेंगे तो ये हमेशा जो है कि किसको एम्फसाइज करने का काम करेगा, आपके पोसेसिव एडजेक्टिव को ये क्या करेगा, एम्फसाइज करने का काम करेगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से अगर मान लीजिए कि मैं वेरी के बारे में लिखूं, तो जैसे देखिए अगर मैं लिखता हूं आई किल्ड माई वाइफ बिफोर योर वेरी आइज। देखो मैंने स्टेटमेंट्स क्या लिखा, आई किल्ड माई वाइफ बिफोर योर वेरी आइज, मैंने अपनी बीबी की हत्या कर दी, आपकी आंखों के ही सामने मैंने अपनी बीबी की हत्या कर दी। भाई पीछे में तो बोल ही सकता हूं, सामने में तो मेरी भी औकात नहीं कि उसके सामने ये शब्द मैं दोहरा पाऊं। लेकिन मैंने यहां पर क्या लिखा, आई किल्ड माई वाइफ बिफोर योर वेरी आइज, इसका मतलब क्या हुआ, आपकी आंखों के ही सामने मैंने क्या किया, अपनी बीबी की हत्या कर दी। तो यहां पर देख लो क्या क्या आपने क्या किया, ये वेरी का इस्तेमाल जो आपने किया बिफोर योर वेरी आइज, तो ये देखो वेरी किस पर जोर डाला है, आपके आइज पर जोर डाला है। अब जब आइज पर जोर डाला तो आइज क्या है, आपके नाउन है, अर्थात वेरी अपने बाद आने वाले नाउन को ये क्या करता है, एम्फसाइज करने का काम करता है। तो ये तो हो गया वेरी। आप ऐसे भी यूज करते हो ना, ये वही लड़का है जिसने कल मेरी जान बचाई थी,
ठीक है। अगर आप नॉर्मल केस में कहते हो बात तो आप क्या कहते हो, दिस इज द बॉय हु सेव्ड माय लाइफ यस्टरडे। लेकिन अगर मैं एम्फसाइज करके कहना चाहूंगा तो मैं क्या कहूंगा, दिस इज द बॉय, दिस इज द वेरी बॉय हु सेव्ड माय लाइफ यस्टरडे। अगर मैं कहना चाहूं दिस इज द वेरी पेन माय ग्रैंडफादर प्रेजेंटेड मी ऑन माय बर्थडे, यही वो कलम है जो मेरे दादाजी ने मेरे जन्मदिन पर मुझे दिया था उपहार स्वरूप। तो मैंने क्या लिखा, दिस इज द पेन, इसको एम्फसाइज कर रहा हूं तो क्या लिखूंगा, दिस इज द वेरी पेन, दिस इज द वेरी पेन माय फादर प्रेजेंटेड मी, माय फादर प्रेजेंटेड मी। ये वही कलम है जो मेरे पिताजी ने मुझे उपहार स्वरूप दिया था। तो दिस इज द वेरी पेन, तो यहां पर देख लो कि वेरी क्या कर रहा है, अपने बाद आने वाले जो है कि नाउन को ये एम्फसाइज करने का काम कर रहा है। तो अर्थात अगर आप पोसेसिव एडजेक्टिव को एम्फसाइज करना चाहोगे तो आप किसका प्रयोग करोगे, ओन का प्रयोग कर लेना। और जब आप क्या करोगे कि वेरी से जब आप एम्फसाइज करने की सोचोगे तो आप सोच लेना कि मुझे जिसको भी एम्फसाइज करना होगा, खास करके एम्फसाइज किसको कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आप नाउन को एम्फसाइज कर सकते हो। और उसका प्लेसमेंट कहां रखोगे, वेरी के बाद रखोगे। ये तो हुआ एम्फसाइज करने के दृष्टिकोण से हमने इसको देखा। लेकिन ये देख लो दोस्त, अगर हम बात वेरी की करते हैं, अगर हम बात वेरी की करते हैं, वेरी जो है आपका क्वांटिटेटिव एडवर्ब का भी काम करता है। क्वांटिटेटिव एडवर्ब भी है ये, क्वांटिटेटिव एडवर्ब भी है ये। और जब ये क्वांटिटेटिव एडवर्ब बनता है तो फिर जाकर के ये देखो, जब मैं एडजेक्टिव्स के एप्लीकेशन, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, इंडिपेंडेंट फीचर्स ऑफ ऑल द एडजेक्टिव्स, सारे एडजेक्टिव्स के इंडिपेंडेंट फीचर्स को देख रहे हैं। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एडजेक्टिव्स अपने रियल फॉर्म में पॉजिटिव डिग्री के होते हैं, एज पर योर रिक्वायरमेंट, समटाइम्स यू मेक इट इन कंपैरेटिव डिग्री एंड समटाइम्स यू यूज इन सुपरलेटिव डिग्री। और जब हम डिग्री के परिप्रेक्ष्य में तब जाकर के ये रखेंगे क्वांटिटेटिव एडवर्ब के रूप में देखेंगे, जहां पर आपका रिमूव टू भी इसी का चैप्टर है। आपका रिमूव टू के बारे में देखेंगे, तब जाकर के इसके एप्लीकेशंस को देखेंगे कि टू का प्रयोग कैसे एडजेक्टिव्स के साथ करोगे। है तो ये एडवर्ब बेसिकली ये कहता है कि इसका प्रयोग जो करोगे आप अनप्लीजेंट एडजेक्टिव्स के साथ आप इसे करते हो। इसके बाद क्या करते हो आप, वेरी का प्रयोग जो है आप क्या करते हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ करते हो। प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ करते हो। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या हुआ, जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी लगाते हो। ये बात 99% करेक्ट है, लेकिन फिर 1% जब हम एक्सेप्शन के बारे में बात करेंगे, एक्सेप्शन के बारे में बात करेंगे तो आप ये जानोगे कि वेरी के बारे में मुझे बता दो जबकि हम इस वेरी का इस्तेमाल पास्ट पार्टिसिपल के साथ करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल के साथ करते हैं, यहां से 1 नंबर के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको क्या करूंगा, वेरी को क्वांटिटेटिव एडवर्ब के संदर्भ में भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद फिर मैं क्या करूंगा कि इसमें जो एक्सेप्शन है पास्ट पार्टिसिपल वो भी बताऊंगा आपको। फिर मैं क्या करूंगा, वेरी का प्रयोग करके जब हम एम्फसाइज करने का काम करेंगे, एम्फसाइज करने का काम करेंगे तो ऊपर में आपने क्या देखा कि ये नाउन को एम्फसाइज किया था। आप कहोगे सर एडजेक्टिव को भी मुझे एम्फसाइज करना है वेरी का इस्तेमाल करके, तो फिर मैं इसके बारे में भी आपसे बात करूंगा। फिर आप कहोगे सर कि वेरी के साथ मुझे मच लगा करके यूज करके दिखाइए कि इसका प्रयोग किस कंटेक्स्ट में होता है, इसके बारे में भी बात करूंगा और टू के बारे में भी बात करूंगा। बट फॉर दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ट्राई टू हैव पेशेंस फर्स्ट। आप क्या करिए दोस्त, थोड़ा सा इंतजार करिए, नहीं तो सब के सब क्या हो जाएंगे, खिचड़ी हो जाएंगे, एक ही जगह सारे चैप्टर मिक्स हो जाएंगे। मैं सिस्टमेटिकली आपको लिए चल रहा हूं, बारी बारी से हर पहलू के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। चलो, तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि जब हम एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स के बारे में हमने अपने बात करना शुरू किया तो हमने क्या देखा कि ओन के बारे में भी हमने आपसे बात की और एट द सेम टाइम वी आल्सो टॉक्ड अबाउट वेरी। वेरी एम्फसाइजेस द नाउन आफ्टर एंड ओन एम्फसाइजेस द पोसेसिव एडजेक्टिव बिफोर। चलो, ये तो हमने इस कंटेक्स्ट में बात कर ली। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, जब आप एम्फेटिक एडजेक्टिव के बारे में देखोगे दोस्त, इसकी उपयोगिता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग को डेवलप करने में, ये आपको काम आएगा जनरली ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में, खास करके कॉमन एरर्स, और साथ ही साथ सेंटेंस इंप्रूवमेंट में अक्सर यहां से सवाल नहीं पूछे जाते हैं। अब देखोगे कि बैंक में जो सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं आपके वर्ड फॉर्मेशन के बेस पे सवाल पूछे जाते हैं कि यहां पर देखोगे कि शब्दों के कौन सा रूप होना चाहिए, किस तरह से शब्द फंक्शन कर रहे हैं, उस आधार पर आपको सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो,
अगर मैं यहां पर खड़ा हूं तो आप मुझे किस रूप में देख रहे हो? एक टीचर के रूप में देख रहे हो। अगर आप मुझे पाओगे किसी बच्चे के साथ तो वहां पर आप मेरा आइडेंटिटी क्या करोगे? चेंज कर दोगे। अगर बच्चे को समझ लोगे मेरा भतीजा तो वहां पर मेरी पहचान किस रूप में होगी? चाचा के रूप में होगी। अगर आपने बेटा समझा, मेरी पहचान किस रूप में होगी? एक पिता के रूप में मेरी पहचान होगी। ये तो हो गई क्या कि जैसे जैसे इंसान अपनी जगह बदलता है, जगह के हिसाब से भी उसकी पहचान तय की जाती है। सिमिलरली अगर हम लैंग्वेज में बात करें और खास करके इंग्लिश व्याकरण में बात करें तो यहां पर क्या देखोगे कि शब्द भी, एक ही शब्द कभी आपको नाउन का भी फंक्शन करेगा तो एक ही शब्द आपको क्या करेगा? कभी आपको एडजेक्टिव के भी फंक्शंस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पोसेसिव एडजेक्टिव के बारे में देख लिया, एम्फैटिक एडजेक्टिव्स के बारे में हमने देख लिए, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स के बारे में हमने देख लिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एपिथेट एडजेक्टिव्स के बारे में। एपिथेट एडजेक्टिव्स। एपिथेट एडजेक्टिव्स, इसको हिंदी में आप ये कहते हो उपाधि सूचक विशेषण। उपाधि सूचक विशेषण। देखो इन कंसेप्ट, इस चीज को अगर हम समझने का प्रयास करते हैं तो ये उपाधि सूचक विशेषण क्या होते हैं ये देखो। मैंने आपको प्लेसमेंट के बारे में आपसे चर्चा की तो आप क्या कहोगे? अगर किसी नाउन से पहले किसी अन्य नाउन को रखा जाए, मतलब क्या हुआ? इफ टू नाउन्स आर यूज्ड इन सच अ वे दैट द फर्स्ट नाउन स्टार्ट्स क्वालिफाइंग योर अनदर नाउन। है तो दोनों वस्तु तो नाउन के नाउन ही हैं, लेकिन काम क्या हो रहा है? अगर दो नाउन का प्रयोग इस तरह से किया गया है एक्सप्रेशन में कि आपका पहला वाला नाउन दूसरे वाले नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये नाउन होते हुए भी इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको किस तरह के देखने को मिलेंगे? एडजेक्टिव्स की तरह देखने को मिलेंगे। एडजेक्टिव्स की तरह देखने को मिलेंगे। और जब एडजेक्टिव्स की तरह देखने को मिलेंगे, जब इसका बिहेवियर हो गया एडजेक्टिव के जैसा, तो आप तुरंत कह बैठोगे ना कि सर जब ये फंक्शन कर रहा है एडजेक्टिव के रूप में तो इसका नाम भी रखो एडजेक्टिव के तौर पर। तो ऐसे ही एडजेक्टिव को हम लोग क्या कहते हैं? एपिथेट एडजेक्टिव कहते हैं। इसको आप एपिथेट एडजेक्टिव कहते हो। चलो एक सेंटेंस बना करके देखते हैं। देखो इसका एक्सप्रेशन यूज करके देखते हैं। अगर आप ये लिखते हो पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, तो यहां पर देखो क्या, अगर बारी बारी से दोनों ही शब्दों के बारे में गौर करो तो ये पैसेंजर क्या है दोस्त? आपके पैसेंजर भी अपने आप में क्या है? नाउन है। अगर मैं ट्रेन के बारे में बात करता हूं, ये ट्रेन भी आपका क्या है? अपने आप में आपका नाउन है तो ये दोनों नाउन है, तो ये दोनों नाउन। लेकिन देखिए दोनों ही नाउन का प्रयोग इस प्रकार से किया गया है कि आपका जो है कि ये पैसेंजर जो है आपके ट्रेन को क्वालिफाई कर रहा है कि कौन सी ट्रेन? द पर्टिकुलर ट्रेन that carries the passenger from a place to another। ये क्या करने का काम कर रहा है? पैसेंजर को एक जगह से कैरी करके दूसरी जगह तक ले जाने का काम कर रहा है। तो ये नाउन होते हुए भी ये फंक्शन में एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। और ऐसे ही एडजेक्टिव को आप क्या नाम दोगे? एपिथेट एडजेक्टिव का नाम दे दोगे। अब जैसे देख लो दोस्त, अगर मैं लिखता हूं गुड्स ट्रेन, अगर मैं लिखता हूं गुड्स ट्रेन, तो अब यहां पर देख लो गुड्स का मतलब क्या हुआ? सामान, ये भी आपके नाउन है। अब इसके बाद देखो ट्रेन, ट्रेन भी आपके क्या है? नाउन है। लेकिन इस एक्सप्रेशन में देखो योर फर्स्ट नाउन गुड्स हैज स्टार्टेड क्वालिफाइंग योर अनदर नाउन ट्रेन। इन सच अ केस डिस्पाइट बीइंग अ नाउन इट्स क्वालिफाइंग योर अनदर नाउन। तो ये बिहेवियर में क्या हो गया? आपका एडजेक्टिव हो गया। और ऐसे ही एडजेक्टिव को क्या नाम दोगे आप? एपिथेट एडजेक्टिव का नाम दोगे। ठीक है। ठीक इसी तरह से देख लो दोस्त, अगर हम आप लिखते हो टेबल फैन, अगर आप लिखते हो टेबल फैन, तो फैन भी तो आपका नाउन है और टेबल भी आपका नाउन है। अगर आप लिखते हो बॉयफ्रेंड, अगर आप लिखते हो बॉयफ्रेंड, अगर आप लिखते हो गर्लफ्रेंड, अगर आप लिखते हो गर्लफ्रेंड, तो जरा सोच के देखो, दोनों ही इंडिपेंडेंट नाउन के बारे में सोच करके देखो। बोथ आर नाउन्स, but both the nouns have been used in such a way that the first noun has started qualifying your another noun, here fan, friend and friend। तो इस तरह से ये देख लो क्या हुआ, ये पहला वाला नाउन होते हुए भी फंक्शन में एडजेक्टिव हैं। और ऐसे ही एडजेक्टिव को हम किसका नाम देते हैं? एपिथेट एडजेक्टिव का नाम देते हैं। अब आप कहोगे कि ठीक है सर, ये फंक्शन में नाउन होते हुए भी बिहेवियर अगर एडजेक्टिव का हुआ तो हमने नाम भी बदल करके इसका क्या रख दिया? एपिथेट एडजेक्टिव रख दिया। लेकिन लैंग्वेज के दृष्टिकोण से हमें क्या केयरफुलनेस बरतनी है? अब ये देखो, जैसे देखो आपने लिखा बॉयफ्रेंड, आपने लिखा बॉयफ्रेंड, आपने यहां पर बॉयफ्रेंड लिखा। अगर मैं लिखता हूं, जैसे देख लो, अगर मैंने लिखा गर्लफ्रेंड,
अगर मैंने लिखा पैसेंजर ट्रेन, फिर मैंने लिखा पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, फिर मैंने लिखा गुड्स ट्रेन, गुड्स ट्रेन, गुड्स ट्रेन। अगर मान लो कि फिर मैंने क्या लिख दिया कि टेबल फैन, फिर लिख दिया मैंने टेबल फैन। तो इस तरह से जो आपने ये नाउन का फॉर्मेशन किया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये तो सबके सब जो कि एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहे हैं, और ऐसे नाउन का अगर मैं कहूं कि प्लूरल फॉर्म आप करके दिखाइए, तो आप अगर नहीं जानते तो आपसे गलती हो सकती थी, क्योंकि बॉय भी आपका नाउन है और आपका फ्रेंड भी नाउन है। हो सकता है गलती से आप लिख देते बॉय में भी एस लगा करके प्लूरल बना देते आप, और यहां पर क्या करते हैं फ्रेंड में भी एस लगा करके प्लूरल बना देते, जो कि क्या हो जाता है आपका गलत हो जाता। क्योंकि बॉय तो आपका किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और आप जानते हो कि एडजेक्टिव में एस और ईएस ऐड करके प्लूरल नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव के अपने कोई नंबर नहीं होता है। तो इसलिए आप ये ना तो बॉय फ्रेंड्स लिख सकते हो, बॉय फ्रेंड्स, और बॉयज फ्रेंड्स लिख ही नहीं सकते हो। अगर आपको प्लूरल बनाने की जरूरत भी अगर आपको पड़ेगी तो आप क्या लिखना, बॉय को अनटच्ड छोड़ दो, आप फ्रेंड की संख्या बढ़ा लो, फ्रेंड की संख्या बढ़ा लो। तो यहां पर देख लो कि खास करके ऐसे दोस्त जो जेंडर वाइज कौन है, पुरुष हैं, मतलब क्या हो, पुरुष मित्र, और दूसरा क्या है आपका महिला मित्र। तो यहां पर देखो, अगर मैं कहता हूं कि यू हैव टू बॉय फ्रेंड्स, यू हैव टू बॉय फ्रेंड्स, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते यू हैव टू बॉयज फ्रेंड्स, बल्कि आपको लिखना होगा यू हैव टू बॉय फ्रेंड्स। अगर मैं लिखता हूं सी हैज टू, अगर मैं कहता हूं कि सी हैज टू बॉय फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या हुआ, उसके कितने बॉय फ्रेंड्स हैं, 2 हैं। ठीक है। इस तरह से अगर मैं कहता हूं ढेर सारी पैसेंजर ट्रेन है, तो आप क्या लिखेगा, देयर आर मैनी पैसेंजर्स ट्रेन आप लिखोगे या पैसेंजर ट्रेन्स लिखोगे? यस यू आर राइट, आप क्या लिखोगे, पैसेंजर ट्रेन्स लिखोगे। अगर प्लूरल अगर हम बनाना चाहें तो इसका क्या करोगे, पैसेंजर ट्रेन्स लिखोगे, ट्रेन में एस एस लगा करके प्लूरल फॉर्म करोगे। अगर हम गुड्स ट्रेन को अगर हम प्लूरल बनाना चाहेंगे तो ट्रेन में लगाओगे, तो फिर क्या हो जाएगा आपका, गुड्स ट्रेन्स। इसके बाद देख लो टेबल फैन को अगर करोगे तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, टेबल फैंस। अब ये देखो, मैंने कहा था गाइस कि आप प्रीवियस चैप्टर का रिवीजन करते रहना, क्योंकि जैसे ही आपके शुरुआती चैप्टर्स अच्छे होते हैं, फर्दर चैप्टर्स आपके अपने आप अच्छे होने शुरू हो जाते हैं, वहां से आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। आपको नाउन वाले संदर्भ में आपको बताया गया होगा कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसका प्लूरल फॉर्मेशन दोनों ही फॉर्म में बनता है। काम तो वो पहला वाला नाउन कर रहा है एडजेक्टिव का, लेकिन एक्सेप्शनली उसके दोनों पार्ट में प्लूरल बनता है। नाउन एंड नंबर, नाउन वाले सेक्शन में जाकर के देख लेना प्रीवियस वीडियो, मैं इन ब्रीफ आपको बता रहा हूं। अगर मान लो मैं लिखता हूं मैन ड्राइवर, अगर मैं मैन ड्राइवर के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं लिखता हूं मैन ड्राइवर, जरा सोचो इसका जो, अगर आप जो कि मैन ड्राइवर या वुमन ड्राइवर अगर मैं लिखता हूं, वुमन ड्राइवर अगर लिखता हूं, तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या करोगे, इसका दोनों ही पार्ट में जो कि इंटरनल, यहां पर आप क्या करोगे, इंटरनल वोवेल को चेंज करके आप क्या कर लेते हो, प्लूरल बना लेते हो, और सेकंड वाले पार्ट को भी आप प्लूरल बना लेते हो। तो इसको क्या बनाते हो आप, मैन ड्राइवर्स, मैन ड्राइवर्स, और इसका क्या कर लेते हो आप, वीमेन ड्राइवर्स। वीमेन ड्राइवर्स जो नाउन में आपको एक्सेप्शनली बताया जा चुका है, इसको देख लेना दोस्त, ये मात्र 4 या 5 हैं, इसको दिमाग में रखना। इसको छोड़ करके जब कभी भी 2 नाउन साथ साथ आए, जिनमें से पहला नाउन दूसरे वाले नाउन को क्वालिफाई करे, तो पहला वाला नाउन में जो बिहेवियरल चेंजेज आपको देखने को मिले हैं एडजेक्टिव की तरह, इसके बिहेवियर की वजह से इसको एडजेक्टिव का नाम दिया जाता है, और नामकरण में इसे किस नाम से बुलाया जाता है, एपिथेट एडजेक्टिव कह के बुलाया जाता है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स के बारे में। पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, तब आप ये कहोगे कि सर ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। आजकल देखोगे कि बैंक में बहुधा सवाल यहीं पे किए जाते हैं जिसमें रूल एंड रेगुलेशंस नहीं, बल्कि आपका नज़र तेज होना चाहिए कि कौन सा वर्ड किस तरह से फंक्शन कर रहा है, मुझे किस तरह के डिसीजन लेने हैं। अगर इसको अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो मैं कह सकता हूं, खास करके ऐसे एडजेक्टिव्स जिसका निर्माण वर्ब से हुआ है। मतलब क्या कहिएगा, ऑल द वर्बल एडजेक्टिव्स, ऑल द वर्बल एडजेक्टिव्स, वर्बल एडजेक्टिव्स, all the verbal adjectives are known as
आर नोन एज पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स। पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स, वर्ब से जो बने हुए विशेषण होते हैं उसी को आप क्या कहते हैं? पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहते हैं। अब आप कहोगे सर आपने तो कह दिया कि वर्ब से ये एडजेक्टिव्स बनेंगे, लेकिन कैसे बनेंगे? बना के भी तो दिखा दो। चलो, अगर मैं आपसे वर्ब फॉर्म्स के बारे में बात करता हूं दोस्त, अगर मैं आपसे वर्ब फॉर्म्स के बारे में बात करता हूं तो आप क्या कहते हो कि अ मेन वर्ब हैज 5 फॉर्म्स और 4 फॉर्म्स। यस, यू आर राइट, अ मेन वर्ब हैज 5 फॉर्म्स। एक मेन वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? अ मेन वर्ब हैज 5 फॉर्म्स, 5 फॉर्म्स। एक मुख्य क्रिया के 5 रूप होते हैं। आप कहते हो कि सर ओरिजिनल फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्लेन फॉर्म, प्लेन फॉर्म, या आप कहते हो डिक्शनरी ऑर्डर में मिलने वाले वर्ब फॉर्म। डिक्शनरी ऑर्डर में मिलने वाले जो वर्ब के फॉर्म होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। एज पर योर रिक्वायरमेंट्स आप इसके रूप में बदलाव लाते हो, वर्ब के सेकंड फॉर्म को भी यूज करते हो, वर्ब के थर्ड फॉर्म को भी यूज करते हो, और वर्ब के फोर्थ फॉर्म को भी यूज करते हो। और जब वर्ब में आप V1 में जब आप एस या एस को अप्लाई कर देते हो तो ये क्या हो जाते हैं? आपके वर्ब के 5th फॉर्म हो जाते हैं। और V4 में क्या करते हो? V1 में जब आप ing को ऐड करते हो तो ये क्या हो जाता है? आपका वर्ब के चौथे रूप का निर्माण करता है। और इसमें अक्सर क्या देखोगे, कभी इरेगुलर फॉर्मेशन होता है तो कभी ईडी जोड़ करके आप क्या कर देते हो? रेगुलर फॉर्मेशन में वर्ब को थर्ड फॉर्म में लेके आ जाते हो। तो मैं आप लोगों के लिए एक यहां पर होमवर्क छोड़े जा रहा हूं। ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स के बारे में हमने बात की है। ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो वर्ब के फॉर्म से ही आप क्या करोगे? बगल वाले नाउन को क्वालिफाई कराने का काम करोगे। तो आज आप क्या करना कि इसको गो थ्रू करना, और इसके बाद क्या करना, आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूं कि आपके पास जो भी सोर्सेस और रिसोर्सेस अवेलेबल हैं गो थ्रू करो, मन में इंफॉर्मेशन लिए आओ। फिर अगले क्लास में जब हम आपसे डिस्कस करेंगे तो ये बातें आपके जहन में बेहतर तरीके से उतरेंगी। मैं दिखाऊंगा कि कैसे जो है कि ये जो है कि एडजेक्टिव्स का फंक्शन करते हैं। ये देखो वर्ब के चौथे रूप को आप क्या नाम देते हो? प्रेजेंट पार्टिसिपल का नाम देते हो। और तीसरे रूप को आप क्या कहते हो? पास्ट पार्टिसिपल का नाम देते हो। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये बगल वाले नाउन को क्वालिफाई कराएंगे। तो ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स के नाम से जाने जाएंगे। जब वर्ब का चौथा रूप प्रेजेंट पार्टिसिपल को नाउन से पहले रखा जाएगा तो कैसे ये उसको क्वालिफाई करेगा, कब ये वर्ब का चौथा रूप आपके टेंस के फॉर्मेशन में मदद करेगा, कब ये जिरंड बनेगा, इन सभी चीज़ों की जानकारी हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज की मुलाकात हम लोग बस इतना ही सा रहने देते हैं। आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, and keep watching the videos। और मैं आपसे मिलता हूं फिर अगले सेशन में। टिल देन गुड नाइट एंड गुड बाय।